नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। वेलकम टू दी क्लास एवरीवन। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। कैसे हो? मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? इफ यस तो बताइए बताइए बताइए, क्या हाल चाल, तुसी कैसे हो मेरे दोस्त, मेरे भाई गुलू गुलू? चलो आ जाओ, फटाफट आ जाओ सारे बच्चे। आवाज आ रही है? कक्षा 10वीं। मेरा जीवन, मैं फोन बदलूंगा यार, अपने को नया फोन, पापा मैं नूतन नया फोन दिलाओ। मेरा फोन आने समय फटाफट डिस्चार्ज हो जाता है। पिछले 1 साल से मैं समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहा हूं कि फोन डिस्चार्ज हो जाता है। मैं लिए पावर बैंक दो आदमी के पास एक पावर बैंक होता है, मेरे पास 3 पावर बैंक है। तीन पावर बैंक लेके चलता हूं मैं। पापा मैंने तो फोन चाहिए। चलो भाई, अब और क्या होता है ना, ध्यान भी कब आता है कि 1 घंटे फोन नहीं चलाना है, 1 घंटे क्लास लेना है, मतलब 1 घंटे कोई काम नहीं आएगा, कोई फोन भी आएगा, बज रहा तो बजने दे, तो उस समय मैं फोन चार्ज लगा देता हूं। फोन को तो हाथ में लेना पड़ता है, उस समय पावर बैंक चार्ज लगा देता हूं, पावर बैंक चार्ज होते रहेंगे। तो इसी बात में मेरा फोन कहां है? जेब में रखा है, ठीक है। चलो आ जाओ दोस्तों। तो हाउ इज इट गोइंग? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल? आ जाओ, मस्त कटिंग बनवाया मैंने आज। एक आदमी है जो बच्चों के सामने आके रोता रहता है कि वो जिस दिन बाल कटते हो उस दिन बहुत गंदा लगता है। मैं तो बता रहा हूं, मैं तो जिस दिन बाल कटते हो उस दिन ऐसा लगता है कि आज मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूं। बड़े ना धो के बाल कटवा के चकाचक, है ना, बाल कटने के बाद कितना हल्का लगता है। तो ये जो तुम यूनिवर्सलाइज करते हो ना कि हर लड़के का एक ही दुख है, जिस दिन बाल कटते हो उस दिन नहीं, मुझे तो जिस दिन बाल कटते हो उस दिन हा ऐसा लगता है। कितने बच्चे मेरी टीम में कि जिस दिन बाल कटते हो उस दिन अच्छा लगता है। ओह सॉरी लड़कियां, प्लीज यू विल नॉट गेट इट, बॉयज टॉक। अगर तुम्हें भी एक्सपीरियंस लेना है तो सारी लड़कियां छोटे छोटे बाल कटवा लो, फिर मजा आएगा तुम्हें। क्या हल्का लगता है एकदम। आ जाओ दोस्तों। ये क्या हो गया? 9th क्लास में चालू हुई, 10th में आना है दोस्त, है ना। मेरी टीम पोल डरवा, सर्वे कर देंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं, लड़के खास कर, लड़कियां तो एक मिनट, कितने लड़के ऐसे जिनको ऐसा लगता है कि बाल कटने का सर आ वाली फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है बाल कटने का। मैं नहीं होता बाल के नाम से, ओ बुरे कट गए, मुझे तो बाल कटते क्या बात देख रहा है तू? लग रहा नहीं होता भाई। तो यस बोलेंगे, ए वाले बच्चे यस बोलेंगे, सब बहुत अच्छा लगता है, बी वाले बच्चे बोलेंगे नो। हो सकता है कि मेरी टीम में कम लोग, नॉट नेसेसरली, लेकिन जस्ट अ थॉट, मुझे ऐसा लगता है कि बाल कटने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो कितने बच्चों को सच में वैसा मेरे जैसा लगता है बताओ? लड़कियां वोट दे कि नहीं दे? मेरी टीम में आना चाहती, लड़कियां वोट देना। चलो दोस्त बताओ। चलो, और अगर लड़कियां इस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहती है तो कल सब बाल कटवा के जाना देगा। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। सारे बच्चे आ भी गए। यस, अभी रिजल्ट आने वाला है, बस रिजल्ट आने वाला है। ये रहा रुझान, और ये रुझान, और 65% बच्चे ऐसा बोलते हैं कि बाल कटने के बाद अच्छा लगता है। चलो, तो ये जो यूनिवर्सलाइज कर रहे हैं ना, सुन रहे हो तुम शोभित निर्वाण, ये जो तुम यूनिवर्सलाइज करते हो ना कि बाल कटने के बाद खराब लगता है, बहुत रोना आता है, सारे लड़कों का दुख नहीं है। 65% बच्चे बोल रहे हैं कि यस बहुत अच्छा लगता है बाल कटने के बाद। बता देना जाके शोभित भैया को कि हमें बाल कटने के बाद अच्छा लगता है। यस वी आर बॉयज एंड वी फील गुड। ठीक है, देखा ना बाल कटवाए। चलो आ जाओ दोस्त, शुरू किया जाए आज का कार्यक्रम, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये चैप्टर बड़ा प्यारा चैप्टर है, चैप्टर है। तो अभी तक हमने चैप्टर में माहौल बनाया है। फेडरिक सूलियो की पेंटिंग देखी अपन ने, है ना, रिवाइज करवा रहा हूं। फेडरिक सूलियो की पेंटिंग देखी अपन ने, पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। फेडरिक सूलियो की पेंटिंग देखी, पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन देखने के बाद अपन ने थीम देखी चैप्टर की कि कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग ने यूरोप में अलग अलग जो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स थे वहां पे नेशन स्टेट बनाए, और ये जो नेशन स्टेट थे, इन नेशन स्टेट्स ने कैसे जाके आगे जाके यूरोप में अलग अलग कंट्रीज, और यूरोप में क्या पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स आए इन नेशन स्टेट्स के बनने के बाद में, वो पूरी कहानी अपने को इस पूरे चैप्टर में अलग अलग केस में देखने को मिलेगी। और वो कहानी अपन ने शुरू कर दी थी कल की क्लास में। तो कल की बीती हुई क्लास में अपन ने फ्रांस से कहानी शुरू करी थी, क्योंकि फ्रांस क्या है ना, फ्रांस क्लास का लीडर है। तो फ्रांस में जब ये आप देख रहे हैं कि फ्रांस में क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो होता है 1789 में, उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में पहली बार जनता के पास पावर आती है लोगों से। तो आपको क्या देखने को मिला कि ट्रांसफर ऑफ पावर देखने को मिली, ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी देखने मिली फ्रॉम द मोनार्क टू द पीपल। ठीक है, जनता के पास में पावर आई। अब ये जो जनता के पास में पावर आई, तो इस जनता ने इस पावर का क्या इस्तेमाल किया? जनता ने इस पावर का इस्तेमाल किया कि उन्होंने देश बनाया, देश की भावना जगाई। अब वो देश की भावना के इंजेक्शन नहीं लगते हैं कि पकड़ के ले देश बना दिया। तो वो देश बनाया लोगों ने, वो जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है। कल कुछ बच्चे पूछे ना, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस क्या है? कि जैसे आप सब अलग अलग स्कूल में होंगे, आप सब हो सकता है अलग अलग सिटीज में हो, लेकिन आप सब एक कॉमन बिलोंगिंगनेस से जुड़े हुए। क्या कि आप सब 10वीं के बच्चे हो, आप सब दिगराज से पढ़ते हो, तो ये कॉमन बिलोंगिंगनेस है ना आपके अंदर। तो वैसे ही यहाँ के लोग जो थे फ्रांस के, तो जो फ्रांस बना, तो उस फ्रांस में सब अलग अलग थे, लेकिन उनके अंदर एकजुटता की भावना लाने के लिए क्या किया गया? डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए गए। जैसे आइडिया ऑफ ला पैट्रिया ले सिटी को एम्फसाइज किया गया। ठीक है, एक नया फ्रेंच फ्लैग लाया गया जो कि ट्राई कलर का था। ओल्ड जो रॉयल फ्लैग था, रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग, उसको रिप्लेस कर दिया। स्टेट जनरल की जो पहले मीटिंग होती थी, स्टेट जनरल की जो बॉडी थी, उसको हटा के क्या बना दिया गया? नेशनल असेंबली बना दी गई। फाइन, उसके साथ साथ में क्या है? हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन, मैटर्स वर कमेमोरेटेड। तो
ये चीज हुई कि अलग अलग गीत बने, शपथ ली गई, सारा सब कुछ। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो होती थी वो सारी अबॉलिश करके क्या कर दिया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को अबॉलिश करके यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट को अडॉप्ट किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। ठीक है, रीजनल डायलेक्ट्स जो थी उनको डिस्करेज किया गया, रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज करके फ्रेंच लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज बनाया गया। तो ये सारे तरीकों का इस्तेमाल किया गया था। दीज वर द स्टेप्स टेकन, ये सारी स्टेप्स ली गई थी। किस चीज के लिए ये सारी स्टेप्स ली गई थी, आपको क्या देखने को मिला, ये सारी स्टेप्स ली गई थी टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। फाइन, यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को, बताओ यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। हिम्स मतलब गीत। यूटोपिया का मतलब क्या होता है बाबू, यूटोपिया का मतलब होता है एक ऐसा विजन, एक ऐसा थॉट विच इज फार फ्रॉम रियलिटी, जो हकीकत से परे है, उसे यूटोपिया कहा जाता है। ठीक है सर, आईपीएल में मुंबई इंडियंस का ही मेरा फेवरेट टीम है, प्लीज जल्दी खत्म कर दो। सुन मेरी बात, ऐसा मारूंगा ना, ऐसा मारूंगा चमगादड़ बन जाएगा, उड़ते उड़ते जाएगा और पूरे स्टेडियम में चक्कर लगा के वापस क्लास में आना पड़ेगा। मुंबई इंडियंस मेरी फेवरेट है, सीएसके के सामने मुंबई इंडियंस की बात करता है। मतलब बेटा फिर उसके बाद मैच देखना। क्लियर है ना, गुड 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 बॉयज एंड गर्ल्स। तो अब अगर हम यहां से आगे बढ़ाएं चैप्टर को, तो चैप्टर आगे क्या बढ़ता है, देखो चैप्टर आगे क्या होता है, इधर ध्यान दो, फालतू की बातचीत नहीं करना चैट में, इसलिए मैंने चैट प्राइवेट कर दिया। तो फ्रांस में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप की गई। फ्रांस में जो रेवोल्यूशन आया तो रेवोल्यूशनरी आइडियाज पूरे यूरोप में फैलना शुरू होते हैं। अब फ्रांस में जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज पूरे यूरोप में फैलना शुरू होते हैं, तो द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। अब ऐसा होता है ना, जैसे आपने वो देखा है कि गली मोहल्लों में पहले क्या होता था, मैं छोटा था जब, तो किसी के घर पे काम चल रहा होता था तो ट्रॉली आती थी रेत की, बालू वाली जो रेत होती है, वो रेत खाली करके चले जाते थे गली में। तो फिर क्या होता था कि फर्स्ट फ्लोर से उस रेत पे कूदने वाला जो पहला बच्चा रहता था, उसकी झांकी बन जाती थी, भाई भाई, ठीक है, उसकी झांकी बन जाती थी। और जो फर्स्ट फ्लोर से कूद गया उस रेत के ऊपर, फिर वो क्या करता था, गली मोहल्ले के दूसरे बच्चों को पकड़ के बोलता था, मैं सिखाऊंगा तुझे, रुक, कूदना ही है ना, बस मैं सिखाऊंगा, रुक, ऐसे नहीं कूदना है, सांस लेना है, कॉन्फिडेंस, फिर कूदना। आगे समझ में? तो अब एग्जांपल क्यों दे रहा हूं मैं तुम्हें, ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि जब रेवोल्यूशनरीज ने फ्रांस में एक तरह से तख्ता पलट कर दिया, रेवोल्यूशनरीज ने रेवोल्यूशन लाके राजा को हटा दिया और खुद के हाथ में पावर ले ली ना, तो वो लोग फ्रांस के थे, हम बड़े लोग। अब वो जो फ्रांस के लोग थे ना, उन्होंने ये क्या बोला कि अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरे यूरोप में जो जो राजा सबको परेशान कर रहा है, सारे राजाओं को हटाएंगे और सारे राजाओं को हटा के क्या करेंगे, हर जगह कंट्रीज बनाएंगे, इंडिपेंडेंस दिलवाएंगे उन्हें, है ना। कि अब तो देख रहा है क्या करता है, इस टाइप से सिस्टम आ गया फ्रांस में, मतलब फ्रांस के रेवोल्यूशन के बाद से पूरे यूरोप में। तो यहां पे बताया कि रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर दैट इट इज द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप। ये बोलते हैं कि फ्रेंच नेशन के लोगों की ये वो हो गई, फ्रेंच नेशन के लोगों की ये रिस्पांसिबिलिटी है कि वो बाकी लोगों को लिबरेट करवाएं फ्रॉम डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म मतलब कि जो डेस्पोट्स हैं, जो रूलर्स हैं, जो अत्याचारी हैं, उन लोगों से आजाद करवाएं। इन अदर वर्ड्स ये बता दिया गया कि पीपल ऑफ यूरोप जो है उनको हेल्प करेंगे, फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज, फ्रांस में रेवोल्यूशन लाने वाले लोग, टू बिकम अ नेशन, ताकि दूसरे देश भी, मतलब दूसरे लोग भी अपना अपना देश बना सके। ठीक है, फिर क्या होता है, तो व्हेन द न्यूज ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, तो जब ये खबर यूरोप के अलग अलग शहरों में पहुंची, तो यूरोप के अलग अलग शहर के जो लोग थे, तो व्हेन द न्यूज ऑफ इवेंट्स इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब। ठीक है, तो जैसे अपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, लोग पॉलिटिकल क्लब बना रहे थे, जैसे जैकोबिन क्लब। तो जब फ्रांस के रेवोल्यूशन की कहानी दूसरी जगह पहुंची, तो अलग अलग जगह दूसरे देशों में भी जैकोबिन क्लब बनने लगे। अच्छा, जैकोबिन क्लब क्यों बन रहे हैं, तो थोड़ा कनेक्ट करो स्टोरीज को, कि जैकोबिन क्लब वो क्लब था जो उस समय पे फ्रांस में सबसे बड़ा क्लब कहलाया। ठीक है, उसमें लेस प्रॉस्परस सेक्शन के लोग, गरीब जो मासेस थी, वो मासेस जैकोबिन क्लब में थी। तो इसीलिए अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पे जैकोबिन क्लब्स बनना शुरू हो गए। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज व्हिच मूव्ड इनटू द हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ द इटली इन 1790s। तो 1790 के दशक में आपको क्या देखने को मिलता है कि ये जैकोबिन क्लब्स, ये फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के आइडियाज, उनकी थिंकिंग, उनकी एक्टिविटीज यूरोप के अलग अलग पार्ट में, जैसे बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, मच ऑफ द इटली, हॉलैंड, इन सारी जगह तक पहुंच गई। और जहां जहां ये फ्रेंच आर्मी, जहां जहां ये फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज पहुंचे, विद द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर्स, द फ्रेंच आर्मीज बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। तो जहां जहां ये लोग पहुंचे, वहां वहां के राजाओं को हराया, वहां वहां के डेस्पोट्स को हटाया, डेस्पोटिज्म को हटाया, मोनार्की को हटाया, और ये जो नेशनलिज्म का आइडिया था ना कि अपने देश के लिए लड़ो, अपने देश के लिए प्रेम करो, अपने देश के लिए एकजुट हो जाओ, ये नेशनलिज्म का आइडिया अब्रॉड पहुंच गया, मतलब फ्रांस से बाहर निकल गया। कनेक्ट करा, क्या कनेक्ट करा तुमने यहां पे, यहां अगर कनेक्ट करने की बात आएगी तो रुक जा, पिटेगा क्या, पिटना चाहोगे के? तो अब जैसे अगर आप देखोगे, तो ये जो पैराग्राफ है, तो इसमें यह बताया गया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में, ठीक है, इसमें क्या बताया गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में आपको क्या देखने को मिलता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आपको देखने को मिलता है कि जो आइडियाज थे, आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म जो निकल के आया फ्रेंच रेवोल्यूशन से, आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, स्प्रेड अब्रॉड। ठीक है, विदेशों तक ले गया। कौन ले गया, कौन ले गया, तो स्प्रेड अब्रॉड। अब सवाल यहां पे आता है कि कौन ले गया, ये आइडियाज कौन ले गया, है ना, स्वाभाविक क्वेश्चन है, आइडियाज, इन आइडियाज को दूसरे देशों तक कौन ले गया, कौन ले गया, तो फ्रेंच आर्मी, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इन आइडियाज को बाहर तक, बाहर गांव तक, विदेश तक लेके गए। क्लियर है, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इन आइडियाज को बाहर गांव, विदेश तक लेके गए। चलो, तो यहां तक क्लियर है,
बताइए दोस्तों, इको इको नहीं हो रहा है? अच्छी आवाज है मेरी? क्लियर हुआ? तो यहां तक अगर समझ में आ गया तो बताओ। गुड। अब देखो यहाँ पे ये क्या बताया गया, यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना, 1815 के बाद की कहानी। तो 1815 के बाद की तो ये बाद में बताऊंगा, 1815 के बाद की बात, क्योंकि अभी मैप आएगा ना, जब नेपोलियन हारेगा उसके बाद ये वाला मैप देखना तुम, जब नेपोलियन हार जाएगा उसके बाद का काम का मैप है। अब अगला ये देखिए, ये कहानी अगला करेगा। तो कहानी चल रही है, फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, फ्रांस में जो रेवोल्यूशन आया तो उस रेवोल्यूशन से जो आइडियाज निकल के आए, तो दोस आइडियाज वर टेकन अवे इनटू द होल यूरोप, और पूरे यूरोप में क्या है वो नेशनलिज्म का आइडिया जो है वो डेवलप हो रहा था, फ्लरिश हो रहा था, ये सारी चीजें हो रही थी। फिर क्या होता है ना, देखो तो अब आपको यहां देखने को मिलेगा कि विद इन द वाइड स्वेथ, हाँ अब क्या हो रहा है यहां पे, तो आपको देखने को मिलेगा कि within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in the France। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने पैराग्राफ कहीं छोड़ के आए हैं कुछ, छोड़ा है हम वो गलियां, बापू हो गया। एक और जूम आउट। अच्छा एक चीज इसमें देखना बाबू, क्या है, एक चीज में देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो है ना, ये एक फोटो लगाई गई है, ठीक है, ये बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन जो थी, बेस्टाइल जो था ना, तो बेस्टाइल के ऊपर हमला जो हुआ था, ये एक तरफ वो है कवर ऑफ जर्मन एल्मेनाक, एल्मेनाक यानी कैलेंडर होता है, तो जर्मनी के कैलेंडर का कवर है जो कि एंड्रेस रेबमैन आर्टिस्ट थे, उन्होंने बनाया था। तो इस तरफ एक साइड में ये बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन पे धाधु हमला जो हुआ था उसका फोटो लगाया गया, और दूसरी तरफ क्या है, जर्मनी का जो वो है, कह सकते हैं जर्मन प्रोविंस ऑफ कैसल जो है, ठीक है, वहां के फोर्ट्रेस का फोटो लगाया गया है। मतलब ये ऐसा है कि एक तरफ आपने आपका फोटो लगाया है जिसमें आपने क्या किया, आपने जिसमें अंकल आपको क्रिकेट नहीं खेलने देते तो उनकी गाड़ी पे बेसबॉल का डंडा मार के या फिर बैट मार के उनका कांच तोड़ रहे हो, ठीक है, तो एक तरफ आपने आपका वो फोटो लगाया, और दूसरी तरफ एक दूसरे अंकल गाड़ी के साथ उनका अच्छा फोटो लगा दिया, वो अंकल भी आपको क्रिकेट नहीं खेलने देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे इस अंकल की गाड़ी तोड़ी है वैसे इस अंकल की गाड़ी भी तोड़ देंगे हम बच्चे, ठीक है। तो वो यहाँ पे भी है कि ये जो बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन का टूटता हुआ फोटो लगाया, उसके बाजू में जर्मनी का अच्छा किला लगा दिया कि बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, वो दर्शाना चाह रहे हैं। एंड्रेस रेबमैन की एक इमेज थी, उस पेंटिंग थी, उसको दर्शाया गया है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ रहे हैं फ्रांस में। तो आगे क्या होता है फ्रांस में, देखो कनेक्ट करते चला, फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप करी, कैसे फ्रांस से आइडियाज जो है नेशनलिज्म के वो दूसरी जगह फैले। इसके अलावा फ्रांस में क्या चल रहा था, तो फ्रांस में जैसे आपको पता है 9th में भी पढ़ के आया आपने कि जैकोबिन क्लब जो था उसकी गवर्नमेंट के बाद में आपको देखने को मिलता है कि डायरेक्टरी पावर में आती है, और डायरेक्टरी को हटा के फिर नेपोलियन पावर में आता है। तो अब जब नेपोलियन पावर में आता है, जो नेपोलिक आर्मी थी, फ्रेंच आर्मी, जब नेपोलियन इसको कंट्रोल में लेता है, तो नेपोलियन कंट्रोल लेने के बाद क्या करता है, तो विद इन द वाइड स्वैथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन द फ्रांस, ठीक है। तो जैसे जैसे नेपोलियन पावरफुल होते जाता है, नेपोलियन जो जो चेंजेस फ्रांस में ला रहा था, उन्हीं चेंजेस को नेपोलियन जहां जहां नेपोलिक आर्मी, फ्रेंच आर्मी जा रही थी, वहां पे भी इंट्रोड्यूस कर रहा था। फाइन, वहां पे भी इंट्रोड्यूस कर रहा था। तो थ्रू अ रिटर्न टू अ मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। देखो फ्रांस का एक बार मैं तुम्हें क्लास 9th रिकॉल करवा लूंगा, तुमने अच्छे से ना पढ़ी हो तो समझ लो क्लास 9th में क्या हुआ था। क्लास 9 में तुम्हें ध्यान हो तो फ्रांस में पहले मोनार्क था, है ना, मोनार्की थी, लुईस 16 था, और लुईस 16 के जाने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है, ध्यान आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के जाने के बाद में, लुईस 16 के पूरी तरह से हटाने के बाद में फ्रांस क्या बनता है, रिपब्लिक बनता है, फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है। अब फ्रांस रिपब्लिक बनता है लुईस 16 के पूरी तरह से जाने के बाद, तो इस रिपब्लिक में भी फेजेस रहते हैं। कैसे फेजेस रहते हैं कि पहले जैसे अगर आप देखोगे तो नेशनल असेंबली रूल कर रही होती है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के टाइम पे भी नेशनल असेंबली रूल कर रही होती है। नेशनल असेंबली के बाद में आप देखते हैं कन्वेंशन, कन्वेंशन आता है, फिर कन्वेंशन के बाद में डायरेक्टरी रूल करती है, डायरेक्टरी 5 मेंबर की इलेक्टेड बॉडी, ध्यान आ रहा है। लेकिन ये डायरेक्टरी को भी सबको हटा के फिर क्या होता है, नेपोलियन पावर में आता है। तो जब नेपोलियन पावर में आता है ना, तो नेपोलियन ने जो डेमोक्रेसी चल रही थी, डेमोक्रेसी को खत्म कर देना, चलो सरक, दुकान खत्म कर दी डेमोक्रेसी की, और नेपोलियन ने अपने आप को फिर से डिक्टेटर की तरह एस्टैब्लिश कर दिया। तो घूम के वापस मोनार्की आ गई एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन जब नेपोलियन डायरेक्टरी को हटा के खुद पावर में आता है ना धीरे से, तो लोग उतना अपोज नहीं करते नेपोलियन को। क्यों नहीं करते पता है, क्योंकि आप देखेंगे तो नो डाउट ही डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, उसने फ्रांस में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, बट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में अगर आप देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में अगर आप देखेंगे तो प्रशासन की जब बात की जाए ना, तो नेपोलियन ने सिस्टम बहुत अच्छा बिल्ड किया था, बट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स, उसने बहुत अच्छे रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट किया, रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को इंक्लूड किया अपनी जीवन में, मतलब अपने देश में। फाइन, रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स मतलब ऐसे चेंजेस लेके आया जिन चेंजेस से कंट्री का भला हुआ, जिन चेंजेस से एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा हुआ। तो वो क्या चेंजेस थे, यही सवाल बनेगा, है ना। तो क्वेश्चन अलर्ट मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्वेश्चन अलर्ट आ गया यहाँ पे। क्या क्वेश्चन अलर्ट आ गया, क्वेश्चन क्या अलर्ट आया, देखो ये क्वेश्चन अलर्ट आया, ये क्वेश्चन अलर्ट आया कि व्हाट वर, ये होगा क्वेश्चन लिखो, व्हाट वर द चेंजेस, व्हाट आर द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड, व्हाट आर द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेपोलियन इन फ्रांस, ठीक है, और
आप सुनो मेरी बात, मैं तुमसे हमेशा कहता हूं ना कि सवाल बहरूपिया होता है, तो इस सवाल को अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन नेपोलियन कोड, एक्सप्लेन नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804, या फिर इस सवाल को अगर ऐसे भी पूछ ले, व्हाट वाज द सिविल कोड ऑफ 1804, 1804 का सिविल कोड क्या था? समझ रहे हो मेरी बात? तो मल्टीपल तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, मल्टीपल तरह से सवाल पूछा जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे दोस्त, क्या कि सवाल बहरूपिया होता है। ठीक है, सवाल बहरूपिया होता है का मतलब ये कि कंटेंट वही रहेगा ना। अब हमने कहानी समझ ली कि नेपोलियन पावर में आया, नेपोलियन ने पावर में आके डेमोक्रेसी को भूत बना दिया, लेकिन डेमोक्रेसी खत्म करने के बाद भी, नो डाउट, डिस्पाइट बीइंग द डिस्ट्रक्टर ऑफ डेमोक्रेसी, नेपोलियन ब्रॉट सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, और वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे, दोस चेंजेस वर एप्रिशिएटेड बाय द पीपल। तो लोगों ने क्या बोला कि आदमी तो गंदा है लेकिन काम अच्छे करता है। ठीक है, आदमी तो गंदा है लेकिन काम अच्छे करता है, तो उसने ऐसा क्या किया? तो यहां पे वही आपको देखना है। तो इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट, पूरे सिस्टम को और बेहतरीन और दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाने के लिए नेपोलियन ने माना कि क्या किया? नेपोलियन ने, जैसे अगर आप देखोगे तो इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम रैशनल एंड एफिशिएंट, नेपोलियन ने क्या किया? डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट करा। ठीक है, नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट करा, लेकिन उसने कुछ अच्छे चेंजेस लाया। जिन चेंजेस को क्या कहा गया? जिन चेंजेस को अगर आप देखोगे तो जिन चेंजेस को क्या कहा गया? जिन चेंजेस को कहा गया सिविल कोड ऑफ 1804, जिन चेंजेस को कहा गया सिविल कोड ऑफ 1804, सिविल कोड ऑफ 1804। जिन चेंजेस को क्या कहा गया? सिविल कोड ऑफ 1804। यहां तक कहानी समझ में आ गई? एक बार चैट देख लूं मैं, यहां तक कहानी समझ में आ गई? ठीक है सर, डाउट, उसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी फिर भी हार कैसे गया? गुड क्वेश्चन। अब इस सवाल का जवाब सुनना मेरी बात। वो एक गाना है ना कि उगते सूरज ढलते देखे, ठीक है, खोटे सिक्के चलते देखे, वो गाने के लिरिक्स समझना तुम्हें बहुत कुछ समझ आएगा जीवन में। कुछ भी लाइफ में परमानेंट नहीं होता मेरे दोस्त। तुम्हें ऐसे देखने को मिल रहा है कि जो नेपोलियन था उसके पास इतनी बड़ी आर्मी थी फिर भी हार गया। हिटलर भी एक समय पे अपने आप को ये समझता था कि वो अनस्टॉपेबल, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो सारी कंट्रीज को हरा के वर्ल्ड में अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर लेगा। लेकिन द थिंग इज कि ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल है जो सख्त है, जो मजबूत है, जो ऐसा लगता है ना कि ये तो अजय है, इसको तो कोई हरा ही नहीं पाएगा, वो भी एक दिन हारता है। एंड दिस इज हाउ दी लाइफ गोज ऑन, नथिंग इज परमानेंट। आज मैं आपको ये बता रहा हूं, आज हम ये चीज पढ़ रहे हैं, हमसे पहले कितने ही बड़े बड़े साम्राज्य हुए, कितने ही बड़े बड़े सम्राट हुए, सब मिट्टी में मिल गए। और ये भी तय है कि आज के बाद में भी बहुत बड़े बड़े साम्राज्य बनेंगे, बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, बहुत बड़े बड़े पावरफुल पोजीशंस आएंगी, पर्सन्स आएंगे, लेकिन ये भी तय है कि एक दिन वो भी खत्म हो जाएंगे। तो कुछ है जो इनएविटेबल है, तो वो है चेंज। कुछ है जो कभी नहीं खत्म होगा, तो वो ये लाइफ का साइकिल। तो दिस इज लाइफ दोस्त, ये चीज ध्यान रखना। तो अब खैर फिलॉसफी से हटकर बताया कि नेपोलियन कितनी बड़ी आर्मी थी फिर भी हार गया, गलत समय पे गलत निर्णय, गलत स्ट्रेटेजी ने फंसा दिया। ठीक है, श्वेत मतलब उसका एरिया। मार्क्स कितने नंबर का है? गुड। कभी भी मैं जब तुम्हें सवाल दूं ना, तो उस सवाल के बाद में एक सवाल जरूर किया करो कि कितने मार्क्स का है। क्यों? क्योंकि अगर तुम मार्क्स नहीं पता हो तो लिखोगे क्या? तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, 3 में आता है, जितने में भी आए, तो तुम्हें लेकिन 5 के हिसाब से लिखना है, तुम्हें 5 के हिसाब से लिखना है। लेकिन हाँ, चलो जाओ। तो अब नेपोलिक कोड या फिर सिविल कोड जिसे कहते हैं, वो सिविल कोड अपन समझेंगे, यूजुअली नोन एज नेपोलिक कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804। तो अब इस कोड के तहत नेपोलियन ने क्या किया समझना बाबू। श्वेत मतलब उस एरिया विद इन द श्वेत, उसने मतलब वो जो टेरिटरी समेटी। यूरोप में कौन सी लैंग्वेज थी? यूरोप में अलग अलग भाषाएं थी ना बाबू, बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेज। चलो आ जाओ। तो अब जैसे अगर हम देखें तो यूजुअली नोन एज द नेपोलिक कोड। तो क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस करे थे नेपोलिक कोड में? तो ही डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। तो पहला पॉइंट कि आप क्या देख रहे हैं कि नेपोलियन ने पावर में आते से ही डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ, established equality before law and secured the right to property। तो आपका पहला पॉइंट बन जाएगा। मतलब पहले क्या होता था ना, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट में जो लोग पैदा हुए उनके बच्चे भी वही प्रिविलेजेस एंजॉय करेंगे, उनके बच्चे भी मजे में रहेंगे। तो नेपोलियन ने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो नेपोलियन ने एक सीधी, सरल, सटीक, सिंपल चीज बताई कि सारे प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ जो उनको खत्म किया जाए। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब समान होंगे, सब इक्वल होंगे। किसी के पास में कोई एक्स्ट्रा राइट्स और एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो कोई एंजॉय नहीं कर पाएगा। ठीक है, सबको इक्वालिटी से ट्रीट किया जाएगा। तो ही डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। बर्थ पे ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ जितने भी प्रिविलेजेस थे सबको खत्म कर दिए, सब इक्वल है। एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी। मतलब पहले क्या था ना कि राजा लोग छुड़ा लेते थे टेरिटरीज, लोगों की प्रॉपर्टी छुड़ा लेते थे। तो अब ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, यू हैव राइट टू प्रॉपर्टी। इसीलिए आदमी गंदा था, काम तो अच्छे करता था ना। तो वो वाली चीज है कि आदमी गंदा था लेकिन काम तो अच्छा करता था। तो नेपोलियन ने क्या करा, ये जो चेंजेस लाया, तो उससे लोग नेपोलियन के दुश्मन भी उसकी प्रशंसा करने लगे, क्या आदमी गंदा है, काम तो अच्छा करता है। तो वैसा ठीक है। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, इन डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली, इन जर्मनी। नेपोलियन सिंप्लीफाइड, अभी दूसरा पॉइंट आप जैसे देखोगे यहां बनेगा, नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम द सर्वडम एंड मैनुअल ड्यूज। घबराना मत, मैं सब समझाऊंगा। तो अब जब नेपोलियन ने ये चेंजेस लाया, तो ये चेंजेस जहां जहां तक फ्रेंच आर्मी पहुंची वहां वहां तक गए। जैसे डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड में ये चेंजेस गए कि उसने इक्वालिटी बिफोर लॉ लेके आया, वहां पे भी जहां नेपोलियन की आर्मी जा रही है। इटली में भी वही किया, स्विट्जरलैंड में भी वही किया, जर्मनी में भी, जहां जहां तक नेपोलियन की आर्मी गई वहां वहां तक ये सारे चेंजेस वो लेके गए। ठीक है, अगली चीज क्या है? अगली चीज जैसे अगर आप देखोगे
ना, तो नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत आसान बना दिया। कैसे आसान बनाया? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या होता है कि जो देश चलाने का तरीका था, तो नेपोलियन ने उस देश चलाने के तरीके को क्या किया? इजी कर दिया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इजी कर दिया। ही अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। अब आ जाओ बच्चे पूछते हैं फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, तो फ्यूडल सिस्टम में तुम्हें समझाता हूं। देखो, रुक जाओ 8 पेज यहां से होगा। सेकंड पॉइंट समझा रहा हूं। अरे रुक तो जाओ। वो बुरा कैसे था आज बताऊंगा। वो बुरा कैसे था। अच्छा और बुरा सब्जेक्टिव होता है। देखो, आपको देखने को मिला कि अच्छा आदमी था, लेकिन लोग उसको बुरा मानने लगे बाद में। क्यों मानने लगे अभी बताऊंगा आगे, थोड़ा सब्र रखो। फ्यूडल सिस्टम समझ लो। तो फ्यूडल सिस्टम, सर्वडम फ्यूडल सिस्टम सब बता रहा हूं बेटा। रुक तो जा। रिएक्शन तो बंद ही है मेरे एंड से, तो तुम्हें रिएक्शन चालू दिख रहे हैं क्या? रिएक्शन तो बंद है। रुक जाओ यार, फोन डिस्चार्ज हो गया। समस्या नहीं खत्म होती जीवन में। फ्यूडल सिस्टम बता रहा हूं। पहले फ्यूडल सिस्टम समझ लो क्या। बाहुबली मूवी देखिए, जय महेश मती। बाहुबली मूवी कितने बच्चों ने देखी? तो बाहुबली मूवी में आपने देखा था, एक कहानी सुना रहा हूं। बाहुबली मूवी में वो बोलता है, जो बाहुबली रहता है वो बोलता है ना कि मामा देशावंटन पर चलते हैं। तो उसके मामा के साथ वो देशावंटन पे जाता है। देशावंटन मतलब वो घूमने जाता है। तो जब वो देशावंटन पे जाता है तो वो देवसेना के घर में जाता है, मतलब देवसेना के भैया की टेरिटरी में जाता है। तो एक साम्राज्य पूरा था, महेशमती साम्राज्य। ठीक है, एक साम्राज्य था पूरा, महेशमती साम्राज्य। फ्यूडल सिस्टम समझ लो, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। अब उस महेशमती साम्राज्य के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि वो बाहुबली कटप्पा के साथ कि मामा चलो देशावंटन पे चलते, तो वो घूमने जाते हैं। तो वो पूरी टेरिटरी उनकी है कि रोला है तेरे भाई का, जहां तक टेरिटरी देखेगा पूरा महेशमती साम्राज्य है। लेकिन उस महेशमती साम्राज्य में वो क्या करते हैं, एक टेरिटरी में जाते हैं जो देवसेना के भैया की टेरिटरी थी। तो देवसेना के भैया की टेरिटरी में जाते हैं। तो ये देवसेना के भैया है, ये बाहुबली है, ये कटप्पा है। ठीक है, ये कटप्पा भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो अब क्या होता है कि ये किंग है, ये बड़ा राजा है, और इस बड़े राजा ने अपनी पूरी टेरिटरी को खुद नहीं संभाल सकता ना, इतनी टेरिटरी है। अरे मेरी तो इतनी जमीन है, मैं क्या क्या संभालूं ऐसा करके। तो बड़े राजा की इतनी बड़ी टेरिटरी है, तो इस इतनी बड़ी टेरिटरी में बड़ा राजा क्या करता है? इतनी बड़ी टेरिटरी में आपको देखने को मिलता है कि वो बड़ा राजा कहीं ना कहीं क्या करता है कि अपने टेरिटरी में छोटे छोटे हिस्से करता है और छोटे छोटे राजाओं को अपने अंडर में काम करने का राइट दे देता है। ठीक है, तो इसे हिंदी में कहते हैं सामंतवाद। तो महेशमती साम्राज्य के एक सामंत थे, कौन? देवसेना के भैया। समझ में आया? तो अब देवसेना महारानी बनेगी बॉस। तो देवसेना के भैया क्या थे? देवसेना के भैया एक सामंत थे। तो अब क्या होगा कि जो मेन किंग है वो अपनी किंगडम को, अपने एम्पायर को खुद नहीं संभाल पाएगा, तो वो अपने अंडर में ऐसे किंग्स रखता है। इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें सामंत कहा जाता था, इन्हें फ्यूडल लॉर्ड्स कहा जाता था। तो ये फ्यूडल लॉर्ड्स खुद राजा नहीं है, ये तो अपॉइंट किए गए हैं। अब जब अपॉइंट किए गए ना, तो जैसे अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि ये फ्यूडल लॉर्ड्स जो होता है, ये फ्यूडल लोग, जैसे चाय से ज्यादा केटली गर्म होती है, वैसे ही क्या होता है कि ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स रहते थे, तो ये फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करते थे कि यहां रह रही जनता जो थी ना, यहां रह रही जनता का खून चूस लेते थे। क्यों? क्योंकि यहां रह रही जनता को ये राजा तो कम दिखता था, लेकिन उस राजा के द्वारा जो अपॉइंट किया गया फ्यूडल लॉर्ड होता था, वो फ्यूडल लॉर्ड इस प्रजा का, इस जनता का क्या कर देता था? खून उबाल देता था। समझ में आया? तो फ्यूडल सिस्टम जो था, फ्यूडल सिस्टम बड़ा हानिकारक होता था। क्यों हानिकारक होता था? अब अगर किसी दिन राजा कमजोर होगा, मान लो बाहुबली भी मर जाता, बाहुबली का जो भाई था, ठीक है, तो भल्लाल देव, वो भी मर जाता, और फिर उसके सिर्फ जो वो थे पिताजी जो कि कमजोर थे, तो पिताजी अगर रह जाते, तो पिताजी अगर रह जाते तो पिताजी से ये सब थोड़ी ना समझते। तो ये फ्यूडल लॉर्ड क्या करते हैं? फ्यूडल लॉर्ड खुद अपने आप को बड़ा कर लेते हैं। फ्यूडल लॉर्ड खुद अपने आप को बड़ा कर लेते और किंगडम से टूट के अलग हो जाते हैं। तो सामंतवाद सिस्टम का, फ्यूडल सिस्टम का एक डिसएडवांटेज भी था कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते रहते थे, राजा के अगेंस्ट में रिवॉल्ट भी हो जाते थे, और ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे ये प्रजा को परेशान भी करते थे। समझ में? ये फ्यूडल लॉर्ड्स प्रजा को परेशान भी करते थे। अब जब नेपोलियन ने पावर अपने हाथ में ली, तो नेपोलियन ने इसीलिए सोचा कि इन फ्यूडल लॉर्ड्स को इतनी पावर देने की जगह मैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनाऊं, ब्यूरोक्रेसी बनाऊंगा, और वो ब्यूरोक्रेसी करके क्या ऑफिसर्स का ट्रांसफर करते रहूंगा, उनको फिक्स नहीं करूंगा, वो मेरे अगेंस्ट में रिवॉल्ट ना करे, वो जनता को परेशान ना करे। आज भी तो हमारी गवर्नमेंट ऐसी कर सकती थी कि प्राइम मिनिस्टर एक आदमी बन जाता, नीचे अपने अंडर में स्टेट्स में अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स को राजा घोषित कर देता है कि नहीं, एक सिस्टम बनाया कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे, पॉलिटिकल हेड्स होंगे जो बदलते रहेंगे, ताकि क्या रहे, ताकि प्रजा भी परेशान ना हो, रिवॉल्ट के भी चांसेस ना हो। ऐसा तो वही चीज है कि अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, मतलब कि ये जो फ्यूडल सिस्टम था इसको नेपोलियन ने खत्म कर दिया। आई होप आपके इस डाउट को भी आज हमने खत्म कर दिया। फ्यूडल सिस्टम समझ में आया? ठीक है, तो ये फ्यूडल सिस्टम समझ में आ गया? फ्यूडल सिस्टम समझ में आया? अरे फ्यूडल सिस्टम तुमसे कभी भी समझ नहीं आएगा, मतलब कभी पूछा नहीं जाएगा। तुम्हें सिर्फ सिंपल चीज लिखना है कि जो पहले मोनार्कियल सिस्टम था, तो वहां पे फ्यूडल सिस्टम हुआ करता था, वेयर फ्यूडल लॉर्ड्स यूज्ड टू हैरेस दी, कह सकते हैं क्या कहेंगे, पीपल ऑफ देयर एरिया। तो वो फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया। तो नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ही अबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम। आ जाओ एक और चीज, सर्फडम एंड मेमोरियल ड्यूज। अब सर्फडम क्या होता है? सर्फडम क्या होता है देखना, ठीक है। सर्फडम, अगला समस्या ये होता है कि सर सर्फडम क्या है? तो जैसे किंगडम होती है वैसे ही सर्फडम होती है। किंगडम मतलब क्या कि राजा की कह सकते हैं ना, राजा का राज्य, किंगडम। वैसे आप देखोगे तो सर्फडम मतलब क्या होता है कि एक खेत है, उस खेत पे एक खेत का मालिक है, वो खेत का मालिक क्या करता है, उस पूरे खेत पे उस मालिक से खेती नहीं होती थी, तो अपने अंडर में बहुत सारे सर्फ्स रखता था। सर्फ्स क्या है? सर्फ एक्सेल वाले हैं क्या? नहीं, सर्फ जो है तो ये किसान के अंडर में एक तरह से कह लो कि गुलाम टाइप है। ठीक है, किसान के अंदर में एक तरह से गुलाम टाइप पे हैं, या फिर कह लो कि ये बोलोगे जिनके खुद के खेत नहीं होते, तो दूसरे बड़े बड़े किसान जो होते हैं इनको अपने खेतों पे काम करवाते हैं। लेकिन काम करवाए वहां तक ठीक है, लेकिन इनको कम पैसे देना, इनके साथ में बदतमीजी करना, इनको अपने अंडर में रखना, इनको कर्ज में रखना, ये गलत सिस्टम होता था। तो पहले ऐसा सर्फडम भी चलता था कि राजा होगा, राजा की होगी किंगडम। हमारी तो सर्फडम है भैया कि हम सर्फ्स को अपने अंदर में मेंटेन करके रखते हैं, और ये सर्फ जो है तो इनसे मैं काम करवाऊंगा, चाबुक क्या बोलते हैं उसको, चाबुत। ठीक है, चाबुत मारूंगा इनके पीठ पे, कोड़े पड़ेंगे और इनसे काम करवाऊंगा। तो
नेपोलियन ने दूसरी चीज जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को उसने जो सिंप्लीफाई किया ना, तो ये किया कि फ्यूडल सिस्टम के डिसएडवांटेज थे, इसको अबॉलिश कर दिया। सर्फडम जो था इसको खत्म कर दिया, अबॉलिश दी सर्फडम। फ्रीड पीजेंट्स, पीजेंट मतलब किसान, तो ही फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम दी सर्फडम, सर्फडम से आजाद कर दिया पीजेंट्स को। और अगली चीज क्या है, सर्फडम के साथ साथ मेनोरियल ड्यूज से भी आजाद कर दिया। मेनोरियल ड्यूज, मेनोरियल ड्यूज से भी आजाद कर दिया। मेनोरियल ड्यूज क्या होते हैं, तो मैंने तुम्हें 9th क्लास में भी सिखाया था कि मैनर कौन होता है। ये जो वर्ड है ना मैनर, मैनर मतलब एक वो व्यक्ति जिसके मेंशंस हैं, मेंशंस मतलब जिसके किले वगैरह हैं। तो जो राजा के रिश्तेदार हो गए, राजा टाइप के लोग हो गए, उन्हें मैनर्स कहा जाता था। ठीक, फर्स्ट स्टेट के लोग होते थे जिनके पास में मेंशंस होते थे, जिनके पास में कैसल्स होते थे, ठीक है, उन्हें मैनर्स कहा जाता था। तो अब ये मैनर्स जो थे, तो ये क्या करते थे ना, ये एक तरह के फ्यूडल लॉर्ड ही होते थे कहीं कहीं, जो क्या करते थे, जो कुर्सी पे बैठ जाते थे, लाओ भाई फ्रूट्स लाओ, लाओ तेरे यहाँ कितना प्रोडक्शन हुआ गेहूं का, थोड़ा गेहूं मुझे लाके दे। तो ये मैनर्स जो होते थे, ठीक है, तो ये मैनर्स दे यूज्ड टू हैरेस पीपल, दे यूज्ड टू टेक गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल। तो नेपोलियन ने बोला चलो सरक, ठीक है, सरक फटाफट। तो मैनर्स ने क्या किया, ये जो मैनर्स थे, ये मेनोरियल ड्यूज लेते थे किससे, आम पीजेंट्स वगैरह से। तो नेपोलियन ने आते से बोला कि सर्फडम खत्म करो, और जो पीजेंट्स होते हैं, पीजेंट्स को मतलब पीजेंट्स को जो ड्यू पे करना पड़ता था, ठीक है, टू दी मैनर्स, पीजेंट्स यूज्ड टू, ठीक है, पीजेंट यूज्ड टू पे ड्यूज टू दी मैनर। तो वो मैनर जो होते हैं, मैनर मतलब जो राजा होते थे, तो उन मैनर्स को अब क्या है, ड्यू नहीं पे करना पड़ेगा, कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, पहले जैसा आप जी हजूरी नहीं करना पड़ेगी उनकी, ठीक है। तो वो मेनोरियल ड्यूज से फ्री कर दिया पीजेंट्स को। तो ये तीन चेंजेस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में नेपोलियन ने लाया। तो नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बाय अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम एंड ही फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज। क्या ये सारी चीजें आपको क्लियर है? आप बताओ जरा चैट में एक बार जोर से यस और नो में बताना, क्या ये तीनों वर्ड क्लियर है? देखो एक एक वर्ड कोई नहीं पूछेगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है जब मैं तुम्हें एक बार डिटेल में पढ़ा रहा हूं, तो एक बार डिटेल में पढ़ाने में सब अच्छे से डिटेल में पढ़ा दूं। सर्फडम समझ में आया? फ्रीड पीजेंट्स क्या होता है? फ्रीड पीजेंट मतलब आजाद कर देना। इंग्लिश ना आवे तो जेल लगाऊं मैं चाटा, ठीक है सर। वो फ्यूडल सिस्टम में महेशमती का राजा बाहुबली कैसे बना? वो तो हेरिडेटरी होता है ना भाई, वो तो हेरिडेटरी होता है कि बाहुबली के पापा राजा थे, इसके लिए बाहुबली राजा बना, और बाहुबली का बच्चा अगर हो जाता, हुआ भी तो था, ठीक है, शिवा तो शिवा ही तो था, शिवा भी तो राजा बनेगा बाद में जाके, ऐसे राजा बना था। वाई ड्यूज वर पेड टू मैनर? मैनर का दबदबा था ना, मैंने बताया था मैनर जो होता है तो राजा शाही परिवार का व्यक्ति था, और राजा शाही व्यक्ति का परिवार का जो राजा शाही के परिवार का व्यक्ति था, तो मैनर उसके लिए उसके आगे फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट प्रिविलेजेस एंजॉय करता था ना, वो वाला सिस्टम है। क्लियर है? सारा समझ में आ गया? क्रिस्टल क्लियर? हाँ। नेपोलिक कोड क्या था बाबू? वही बता रहा हूं कि नेपोलिक कोड में जो चेंजेस नेपोलियन ने लाया, तो जैसे पहला चेंज अपन ने देखा कि डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, उसने क्या कर दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टैब्लिश करा, राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर करा, तो ये एक पहला चेंज लाया उसने। दूसरा चेंज क्या है कि नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को नेपोलियन ने सिंप्लीफाई करा, उसने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश करा, सर्फडम को खत्म कर दिया, मेनोरियल ड्यूज को खत्म कर दिया। अब अगली चीज क्या करी नेपोलियन? तो ये दो पॉइंट आ गए आपको समझ में नेपोलिक कोड के। तीसरा पॉइंट जो है नेपोलिक कोड का वो ये रहा कि इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। पहले क्या था ना, शहर में गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थी। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन मतलब, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस क्या है? गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस यानी कि पहले लोगों को ग्रुप नहीं बनाने दिए जाते थे, ठीक है, लोगों को ग्रुप नहीं बनाने दिए जाते थे। जैसे ट्रेडर्स है तो सारे ट्रेडर्स ग्रुप बना के अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, कि ग्रुप बनाएंगे तो एक साथ सामान बुला पाएंगे, ग्रुप बनाएंगे तो चीजों को महंगा नहीं होने देंगे, सब प्रेशर बना सकते हैं। तो राजा को ऐसा लगता था अगर लोग ग्रुप बना लेंगे तो मेरे अगेंस्ट में आवाज उठा देंगे, फट्टू राजा होते थे। लेकिन नेपोलियन ने बोला नहीं, लोगों को बिजनेस करने तो लोग खुश रहेंगे तो वो अपने आप रिवॉल्ट नहीं करेंगे, ठीक है, लोग खुश रहेंगे तो अपने आप को रिवॉल्यूशन या फिर कोई रिवॉल्ट जैसी चीज नहीं होगी। नेपोलियन थोड़ा सोच से मॉडर्न था, बढ़िया बंदा था, ठीक है, आदमी अच्छा था, बस कभी कभी नहीं काम गलत करता लेकिन आदमी अच्छा था, ऐसा बोलना चाहिए। नहीं, आदमी गलत था, काम अच्छे करता था, वही यहाँ पे हो रहा है। तो काम अच्छे कर रहा है वो आदमी, गलत ऐसा था कि उसने डेमोक्रेसी खत्म कर दी थी ना ये। तो जैसे अगर आप देखोगे तो पहले लोगों को ग्रुप नहीं बनाने दिया जाता था। गिल्ड का मतलब क्या है? गिल्ड का मतलब, तो जैसे अगर आप देखोगे कि गिल्ड का मतलब जो है ना, तो गिल्ड का मतलब होता है ग्रुप। तो जो ग्रुप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी ट्रेडर्स के, ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, ट्रेडर्स का जो ग्रुप होता था, तो उस ट्रेडर्स के ग्रुप के ऊपर पहले बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती थी। तो अब क्या हो रहा है कि टाउन में जैसे अगर आप देखेंगे तो टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। तो जो गिल्ड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी, उन रिस्ट्रिक्शंस को क्या कर दिया इसने? फ्री कर दिया। उन गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को फ्री कर दिया, ठीक है, उन गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को फ्री कर दिया कि आजादी है तुम्हें, बनाओ ग्रुप, बनाओ खूब ट्रेड करो, ट्रेडर्स खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो नेपोलियन ने तीसरा चेंज ये इंट्रोड्यूस करा। चौथा चेंज जो नेपोलिक कोड में या फिर सिविल कोड में देखने को मिलेगा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इंप्रूव, ठीक है। अब क्या ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव करा, अच्छा रोड वगैरह बनाए, ठीक है, कम्युनिकेशन आसानी से हो पाता था, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट लाया, वो भी अगर आगे देखेंगे अपन। तो चौथा चेंज उसने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव करा। पांचवी चीज क्या है कि ये जो पीजेंट्स आर्टिशंस वर्कर्स थे, मतलब ये पॉइंट नहीं है लेकिन आप समझना कि पीजेंट्स आर्टिशंस वर्कर्स ये सभी लोग जो है ना इन सारे चेंजेस से बहुत खुश हो रहे थे। तो पीजेंट्स आर्टिशंस वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन, ये सारे लोग जो थे एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड द न्यू फाउंड फ्रीडम। और ये जो नई नई आजादी उनको मिल रही थी ना, क्योंकि पहले तो रिस्ट्रिक्शंस थे बहुत, पहले तो फ्रीडम नहीं थी पीजेंट्स को, पहले तो जैसे अगर आप देखोगे तो प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ थे, तो जो लोग राजा के परिवार में पैदा नहीं होते थे उनको बहुत दिक्कतें होती थी। लेकिन अब नेपोलियन ने जो नई नई तरह की फ्रीडम दी लोगों को, तो सब लोग एंजॉय कर रहे थे कि बल्ले बल्ले बहुत मजा आ रहा है, क्या बोल सकते हैं कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर, ऐसा करके, ठीक है। बिजनेसमैन स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगिन टू रियलाइज दैट, ये आप एक पॉइंट बना सकते हो क्या कि नेपोलियन ने अपने नेपोलिक कोड में यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट लेके आया। एक पांचवा पॉइंट ये डाल देना, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट जो है यानी कि इन कॉमन नेशनल करेंसी,
एक्सचेंज द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम मनी। तो इसने जैसे पहले क्या होता था कि एक जगह से दूसरी जगह जाओ, नोट बदल गए, बड़ी दिक्कत आती थी, वहां पे कोई नोट ले नहीं रहा है, कहीं पे 1 किलो का मतलब ये है, कहीं पे 1 किलो का मतलब ये है, तो कुछ भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, एक जैसा नहीं था, तो उससे ट्रेडर्स को, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन जब नेपोलियन ने क्या करा, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट लेके आया, स्टैंडर्डाइज कर दिया वेट एंड मेजरमेंट को, ठीक है कि ये सेट है, इस तरह से वेट्स एंड मेजरमेंट्स होंगे, एक कॉमन नेशनल करेंसी लेके आया कि करेंसी जो है तो वो ये एक करेंसी पूरे फ्रांस में चलेगी। तो उससे क्या हो गया ना, उससे एक जगह से दूसरी जगह पे सामान ले जाने में, एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों को कनेक्ट करने में, एक जगह से दूसरी जगह तक लोगों से कम्युनिकेट करने में आसानी होने लगी। तो ये सारे चेंजेस जो नेपोलियन ने लेके आया किस फील्ड में, ये सारे चेंजेस जो नेपोलियन ने लेके आया एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, ठीक है, अपने एम्पायर में, तो उससे क्या हुआ ना, उससे लोग बहुत खुश हुए, उससे लोग बहुत खुश हुए। समझ में मेरी बात? अब मुझे जरा एक बार के लिए बताओ 2 मिनट के लिए तुम कि तुम्हें ये पॉइंट समझ में आज जो अपन ने पढ़ा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी देख रहे हैं, फ्रांस से जो आइडियाज निकले वो रेस्ट ऑफ यूरोप में गए, और उसी में जैसे अगर आप देखोगे तो फ्रांस में जब नेपोलियन पावर में आता है तो नेपोलियन पावर में आके डेमोक्रेसी को खत्म करता है, डिक्टेटरशिप लाता है, लेकिन फिर भी लोग उसको शुरुआत में बहुत खुशी से एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने वो चेंजेस लाया जिनके आने से लोग खुश हुए। क्या चेंजेस लाया? तो जैसे उसने आप देखेंगे प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ खत्म कर दिए। नेपोलियन ने दूसरी चीज क्या करी, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई करा, उसने फ्यूडल सिस्टम खत्म करा, उसने पीजेंट्स को फ्री कर दिया फ्रॉम द सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। साथ ही साथ आप देखेंगे तो उसने क्या करा, टाउन्स में भी जो रिस्ट्रिक्शंस होती थी गिल्ड्स के ऊपर, ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन के ऊपर, वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दी कि ग्रुप बनाओ, ठीक है। साथ ही साथ उसने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव किया, साथ ही साथ उसने यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट लाया, जिससे अब यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट लाया, साथ ही साथ कॉमन नेशनल करेंसी, जिससे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना आसान हो गया। तो इन सारी चीजों से आपको क्या देखने को मिला, ठीक है, इन सारी चीजों से आपको क्या देखने को मिलता है, आपको इन सारी चीजों से देखने को मिलता है कि चीजें जो पीपल थे, पीपल ऑफ फ्रांस, पीपल ऑफ यूरोप, दे वर एंजॉयिंग द न्यू फाउंड फ्रीडम। इस नई आजादी को लोग एंजॉय कर रहे थे, इस नई आजादी को लोग एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। आ जाओ अब, लेकिन अब जो मैं बोल रहा हूं ना कि आदमी गलत था लेकिन काम अच्छे करता था, काम अच्छे करता था, फिर आदमी गलत कैसे हो गया, आदमी गलत ऐसे हो गया वो मैं बताता हूं। आदमी गलत कैसे हो गया, ये है नेपोलियन। देख लो तुम, अगर सोच रहे हो ना नेपोलियन कोई खतरनाक सा आदमी होगा, बिल्डर छोटा था हाइट में, ठीक है, तो आदमी का कद काठी का भी मायने नहीं रखता, आदमी के विचार और आदमी के कर्म मायने रखते हैं ना। देखो छोटा सा आदमी था, वाटरमेलन जैसा, लेकिन बहुत इंपैक्टफुल था। नेपोलियन ने पूरे यूरोपियन हिस्ट्री में एक बहुत, जैसे हिटलर, नेपोलियन, ये ऐसे पर्सनालिटीज रहे हैं जिन्होंने यूरोपियन हिस्ट्री में ना, यूरोपियन हिस्ट्री को बहुत शेप दिया है, बहुत शेप दिया है। तो ये नेपोलियन था। ये नेपोलियन की पिक्चर में क्या बता रहे हैं, जैसे नेपोलियन के पर्चे गिरते जा रहे हैं ना, तो ये वो नेपोलियन जैसे 1815 में हारता है, तो बैटल ऑफ लेप्जिग में भी हारता है 1813 में। तो जहां जहां हारते जा रहा था तो वहां की टेरिटरीज से छूटते जा रही थी, तो जहां जहां की टेरिटरीज छूटते जा रही थी वो टेरिटरीज के पन्ने पे नाम लिखा हुआ है, और द कोरियर ऑफ राइनलैंड लूजेस ऑल दैट ही हैज ऑन हिज वे होम फ्रॉम लेप्जिग। तो लेप्जिग की बैटल में हारने के बाद जब वो पीछे की तरफ लौट रहा था तो जो उसने जीता था वो सब हारते जा रहा था। तो कोरियर ऑफ राइनलैंड मतलब कि राइनलैंड का जो कोरियर है, जिस नेपोलियन के लिए वर्ड यूज किया गया कि वो हारते जा रहा था उन टेरिटरीज को, मतलब एक एग्जांपल के थ्रू दर्शाया गया कि ये हार रहा है, ये सारी टेरिटरीज उससे छूट रही है, ठीक है। आ जाओ आगे क्या कहानी। However, तो अब नेपोलियन आदमी खराब क्यों था सर, बता दो, आज ही बता दो। तो नेपोलियन आदमी खराब क्यों था, तो however in the areas conquered the reaction of local population to French rule were mixed। देखो मैं एक एक लाइन पढ़ाता हूं, सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें जब एक एक लाइन पढ़ा रहा हूं तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम भी किताब में बैठ के एक एक लाइन अच्छे से पढ़ो, वहीं पे नोट करते चलो, कहीं पे पेंसिल से लिखते चलो, कोई भी गुंजाइश मत छोड़ना गलती की और किसी प्रकार की कमी की, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि however in the areas conquered the reactions of the local populations to French rule were mixed। लोकल पॉपुलेशन का रिएक्शन टू दी, मतलब however in the areas conquered the reaction of the local population to French rule were mixed, ठीक है। बड़े मिक्स्ड रिएक्शन थे लोगों के। कैसे मिक्स्ड रिएक्शन थे कि आपको लग रहा है कि शुरुआत में लोग बड़े खुश हुए होंगे, मस्त रहे होंगे, उनको ऐसा लगा होगा कि वाह भाई वाह मजा आ गया, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं क्या कि शुरुआत में लोगों को बड़ी खुशी हुई होगी, लेकिन लोगों को बाद में समझ आया क्या कि इनिशियली इन मेनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज लाइक ब्रसेल्स, मेन्स, मिलान, वार्सो एंड द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज द हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, ठीक है। तो यहां पे मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं कि शुरुआत में इनिशियली क्या हुआ कि लोगों ने बड़ी खुशी के साथ में फ्रेंच आर्मी को एज हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी बुलाया। समराइज करूं तो जब नेपोलियन इतने अच्छे चेंजेस इंट्रोड्यूस कर रहा था फ्रांस में, फ्रांस के अलावा दूसरी जगह, तो ऐसा रहता ना कि यार उनकी क्लास के टीचर तो बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा पढ़ाते हैं, कितने अच्छे टीचर है ना, हमारी क्लास में भी वो टीचर आना चाहिए यार, वाओ वाओ, ऐसा करते हैं अपन। फिर जब हमारी क्लास में टीचर आ जाते हैं तो नो डाउट टीचर अच्छे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन वो टीचर आने के बाद बहुत होमवर्क दे रहे हैं, वो टीचर आने के बाद बच्चों को मार रहे हैं, उल्टा लटका के चमगादड़ बना दे रहे हैं, वो टीचर ऐसे टीचर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, बच्चे जो शुरुआत में बड़े खुश हो रहे थे यार वाओ वो टीचर हमारी क्लास में आ जाए, तो अब वही बच्चे क्या बोल रहे हैं, भगवान ये टीचर क्यों आ गए हमारी क्लास में। तो जो इनिशियल एंथुसियाज्म था ना, इट सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी, मतलब वो शुरुआत की खुशी अब नाखुशी में बदल गई। हॉस्टिलिटी मतलब कि आप यू आर हॉस्टाइल, यू डोंट वांट हिम, ऐसा। तो वो शुरुआत का जो खुशनुमा माहौल था वो बदल गया, अब वो पलट गए, ठीक है। तो वही यहां पे हुआ कि नेपोलियन ने जब मॉडर्न चेंजेस इंट्रोड्यूस कर रहा था तो शुरुआत में तो सारे लोग चाह रहे थे कि नेपोलियन हमारी कंट्री में आ जाओ, हमारे राजा को मारो, बहुत मारो नेपोलियन, हमारे राजा को मार के चमगादड़ बना दो, आप भी हमारी कंट्री में रूल कर लो। तो शुरुआत में तो लोग बड़े खुश थे, बट द इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी। तो शुरुआत की जो खुशी थी ना वो बाद में बदल गई दुश्मनी में। क्यों? क्योंकि लोगों को रियलाइज हुआ। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त, मैं यही से पूछ रहा हूं, जो मैं तुम्हें बताते आ रहा हूं ना कि नेपोलियन आदमी खराब था पर काम अच्छे करता था। तो जो आज तुम्हें सिखाया कि नेपोलियन क्यों खराब आदमी लगा, नेपोलियन क्यों खराब, हट जा, ठीक है। नेपोलियन क्यों खराब आदमी था, क्यों खराब आदमी था, काम तो अच्छे करता था ना वो, जैसे मैं तुम्हें बताया कि काम तो अच्छे किए थे।
हम तो अच्छे किए थे उसने, फिर आदमी खराब क्यों था वो? तो उसका आंसर ये मिलेगा आपको, उसका आंसर ये मिलेगा यहाँ पे क्या, कि शुरुआत में जो नेपोलियन ने चेंजेस लाए तो पीपल वेलकम हिम एज द हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी। हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी मतलब द वन हु ब्रिंग्स, हार्बिंगर मतलब जो लेके आ रहा है। तो लोगों ने शुरुआत में उसको माना कि नेपोलियन आएगा, लिबर्टी आएगी, लेकिन बाद में लोगों को रियलाइज हुआ, क्या रियलाइज हुआ बाद में लोगों को? बाद में लोगों को रियलाइज हुआ कि as it become clear that new administrative, ये आंसर है हाँ, ये as it become that new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom। ठीक है, क्या हुआ कि नेपोलियन आया, नेपोलियन ने मॉडर्न चेंजेस लेके आया, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लेके आया, वो तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स आए हैं ना, दीज आर नॉट गोइंग हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम। इस चीज से पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिलेगी। पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब क्या है? इस चीज से राजनीतिक आजादी नहीं मिलेगी लोगों को। अच्छे से समझा रहा हूं कि वो जो टीचर तुम्हारी क्लास में आए, तुम्हें लगता है अच्छा पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ा भी रहे, लेकिन वो जब तुम्हें बहुत होमवर्क दे रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, तो तुम्हें समझ में आएगा कि यार भले ही पहले समझ नहीं आता था, लेकिन पहले ये तो रहता था कि अपने पास टाइम रहता था, घर जाके मस्ती करते थे। अभी टीचर समझा भी ना, इतना होमवर्क भी दे रहे हैं, फंस गए यार, है ना? ऐसा फील होता है ना कभी कभी। तो वही चीज यहां पे भी हुई है कि लोगों को ये लगा कि नेपोलियन ने मॉडर्न चेंजेस तो लेके आया है, लेकिन हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम तो गई, हमारे राजा को नेपोलियन मार मार के हरा भी दिया, लेकिन अब तो हम नेपोलियन के गुलाम बन गए ना। अरे यार ओ समझे कि वहां पे मॉडर्न चेंजेस तो आए, लेकिन उन मॉडर्न चेंजेस, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, बुरा मत मानना कि तुम पढ़ रहे हो बहुत ज्यादा, साइंस लेंगे वो बच्चे, जो बच्चे साइंस लेंगे आईटी करेंगे, हमारे ये वो इंजीनियरिंग कर ली, आईआईटी से कर ली ये वो, फिर उसके बाद उनको एक बहुत बड़ी क्या मिल गई, नौकरी मिल गई, बहुत पैसा मिल रहा है उस नौकरी में, लेकिन इतना पैसा मिल गया कि उनको अपने घर जाने का समय नहीं मिलता है, अपने परिवार के साथ टाइम नहीं ले पाते, अब वो अपने मन से कुछ नहीं कर पाते, उनके ऊपर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर टास्क होते हैं, उनके ऊपर वर्क्स होते हैं। तो वो जो इनिशियल एंथुसियाज्म था ना कि अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी तो मिल गई, लेकिन अच्छा समय आपका खत्म हो गया, अब आप क्या हो गए? मॉडर्न डे लेबर बन गए हो, समझा? तो वही चीज यहां पे हुआ कि लोगों को मॉडर्न चेंजेस तो मिल गए, लेकिन मॉडर्न चेंजेस के बाद में क्या उनको रियलाइज हुआ कि हमारी फ्रीडम, जो हमारा राजा था, जैसा भी था, तेरा है मगर मेरा है, तो हमारा राजा तो अब चले गया, और अब हमारे ऊपर पावर कौन का है? नेपोलियन का, और हम तो नेपोलियन के गुलाम बन गए। अब जब गुलाम बन गए तो नेपोलियन को हमसे प्यार थोड़ी ना करेगा। नेपोलियन के टाइम पीरियड में क्या हुआ? जिन जिन कंट्रीज में गया नेपोलियन ने टैक्सेशन बढ़ा दिया, टैक्स लगता था उन कंट्रीज के ऊपर, सेंसरशिप बहुत ज्यादा थी कि आप क्या लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, उस चीज को चेक किया जाता था। फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी, जबरदस्ती उन लोगों को बुलाया जाता था, चलो तुम्हारा अब हमारे गुलाम हो गए तो गुलामों फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करो, किसी दूसरे देश को हराएंगे। तो कॉन्स्क्रिप्शन मतलब भर्ती करना, तो फ्रेंच आर्मी में जबरदस्ती लोगों को भर्ती करवाया जाता था। ठीक है, रिक्वायर्ड टू कनकर द रेस्ट ऑफ द यूरोप, बाकी यूरोप को हराने के लिए लोगों को बोला था तुम अब हमारे साथ लड़ोगे। ठीक है, ऑल सीम टू आउटवेट द एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। और इन सारी चीजों, ये जब कॉस्ट इस चीज का पे करना पड़ा ना कि टैक्स देना पड़ रहा है, सेंसरशिप है, जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करवाया जा रहा है, तो इन सारी कॉस्ट के बदौलत जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आ रहे थे, तो लोगों को फिर रियलाइज हुआ कि नहीं चाहिए ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज। आया समझ में? तो काम अच्छे किए थे, लेकिन आदमी गलत था, लोगों को ऐसा लगा। अब with this we come to an end of our topic। अब बताओ, अब कहानी समझ में आई ना? अब कहानी समझ में आई ना? मजा आया ना? बताइए, नेपोलियन की कहानी यहां पे समाप्त होती है ना? मस्त टॉपिक। काम अच्छे करता था, आदमी खराब था। क्लियर हुआ? चैट में जरा एक बार तेजी से बताएंगे, इज दैट क्लियर? हो ओके बाय नेपोलियन। ये जैसे ऊपर फोटो दिखाया जा रहा है, ये फोटो में क्या बताया जा रहा है कि नेपोलियन की आर्मी कहां पहुंची है? प्लांटिंग द ट्री ऑफ लिबर्टी एट ज़्विक्सब्रुकेन, जर्मनी। नेपोलियन की आर्मी जब जर्मनी में पहुंची तो जर्मनी में वो क्या कर रहे हैं? एक पेड़ लगा रहे हैं। ये पेड़ का है? ट्री ऑफ लिबर्टी। टीपू सुल्तान ने भी हमारे ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था मैसूर में। ठीक है, तो टीपू सुल्तान को भी बहुत पसंद थे फ्रांस के लोग, तो ये ट्री ऑफ लिबर्टी लगा रहे कि नेपोलियन आर्मी आ गई है, और ये देखो पकड़ पकड़ के मारने के ले वैसा सिस्टम। ठीक है, अब आ जाओ जरा क्वेश्चन खेलने। समझ आ गया तो क्वेश्चन खेल लेते। अगर सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर एकदम चमक गई आंखों के सामने, सुन मेरी बात। कहां है बंदूक? देना जरा यार। छुट्टी 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 छुट्टी, क्या कर रहा है छुट्टी का? जब देखो जब छुट्टी चाहिए इन्हें। क्वेश्चन समझ में आएगा? नेपोलियन कोड क्या था? ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि व्हाई द इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी, तो सब बनेंगे ना। इस क्वेश्चन का जवाब दो। ये 2025 का क्वेश्चन देखो, पिछले साल ही आया, मतलब इसी साल आपके सीनियर्स को आया है। बताओ जरा। Read the following facts related to Nepoलियन code carefully and choose the correct option. Abolition of privileges based on the birth, establishing equality before law, securing property rights, imposing manorial dues to the peasants. तो दिखती बात है, impose नहीं किए थे, manorial dues को abolish किया था। तो 1 2 3 इसका राइट आंसर होगा। 1 2 3 ए है। कितने बच्चों ने ए लगाया? ए इज द राइट आंसर। गुड। अगला, which of the following revolution is called the first expression of nationalism? First expression of nationalism किसे कहा जाएगा? 90% बच्चे सही आंसर देना, नहीं तो बहुत मारूंगा, मजाक से हट के बता रहा हूं मैं तुम्हें। 90% बच्चे सही आंसर देना, नहीं तो बहुत पिटाई होगी तुम्हारी। फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म किसे कहा जाएगा? ये भी 2020 का क्वेश्चन है। बताओ, फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म किसे कहा जाएगा? बोल आया? बोल आ गया? हाँ, क्लियर हो गया ना? नेपोलियन ने तो टैक्स भी बढ़ाया था, उसने काम कैसे अच्छे किए। अरे यार, ये तो समझाने का तरीका है। जैसे उसने नेपोलियन कोड में जो जो चीजें लेके आया, तो वो दोस वर द गुड चेंजेस, बट स्टिल पीपल हेटेड हिम। कहां पे? जहां जहां वो गया, क्योंकि लोगों को रियलाइज हुआ कि पॉलिटिकल फ्रीडम एंड मॉडर्न चेंजेस कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। फिर उनको रियलाइज हुआ ना। चलो भाई,
अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 88% बच्चों ने सही आंसर दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन को फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कहा गया क्योंकि फ्रांस से ही तो सब कुछ शुरू हुआ है ना, ये नेशनलिज्म नेशनलिज्म का खेल। चलो बहुत बढ़िया, 88% बच्चों ने आंसर दिया। द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। तो ये कल का होमवर्क क्वेश्चन है, कल वाला होमवर्क क्वेश्चन, इसको अटेंड करा था, कल वाला होमवर्क क्वेश्चन, कल वाला होमवर्क, ठीक है, ये कल वाला होमवर्क क्वेश्चन है। अरे चले जा इधर, ठीक है, कल वाला होमवर्क क्वेश्चन, कल वाला जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है। कल वाले होमवर्क क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिलता है, कल वाले होमवर्क क्वेश्चन में आप देखने को मिलेगा तो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी वाले पॉइंट, ठीक है, ये हाँ ये ऊपर लिखा तो है, तो लिख दोगे ना 7 पॉइंट्स जो थे, 7 पॉइंट्स जो मार्क करवाए थे। ओके, लीडर बोर्ड बता रहा हूं देखो। फर्स्ट क्लियर ऑफ एक्सप्लेनेशन केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट। फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म 1789 में आया। ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये आज होमवर्क क्वेश्चन लोगे तुम लिखोगे। देखो आंसर राइटिंग नंबर, आंसर राइटिंग टिप आ गई, अलर्ट अलर्ट हो जाओ, आंसर राइटिंग की टिप आ गई। कभी कभी क्या होता है, हमें सब फंस जाते हैं कि हमें देखने को मिलता है कि टॉपिक तो हमें पता है सर, हमें पता है बुक में है, लेकिन सर 5 नंबर में पूछ लिया सर, आप कैसे लिखे, 5 नंबर में पूछ लिया सर। तो ये भी वही है, फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यही चीज अपन ने यहां 1 नंबर में पढ़ी, 2020 में सवाल पूछी गई थी, और यही चीज यहां पे 2024 में 5 नंबर में पूछी गई है। कैसे लिखोगे, तो अब देखो एक थंब रूल है, माथा होता है ना, माथा तिलक लगा दो चिकारा भाई, तो वो जो तिलक लगाओ, ठीक है, माथा देखो तिलक लगाओ वाला कॉन्सेप्ट होता है। माथा देखो तिलक लगाओ मतलब कि यहां पे आपको समझना होगा कि क्वेश्चन अगर 5 नंबर का तो हमारे 5 पॉइंट मिनिमम जाना चाहिए। क्लियर है? The first expression of nationalism came with the French Revolution. Evaluate the statement. तो आप बताओगे कि 1789 में क्या होता है, 1789 में, ठीक है, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, उसके बारे में आप एक इंट्रो दे दोगे थोड़ा सा बेसिकली। अब इस इंट्रो से क्या होता है, इस इंट्रो से आपको देखने को मिलता है कि जो मोनार्क था लुई 16, ठीक है, मतलब जब ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक पे बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो उसके इर्द गिर्द की चीज लिखो। मोनार्क लुई 16 जो था, ठीक है, फोर्स टू एब्डिकेट, फोर्स टू स्टेप डाउन या एब्डिकेट, जो भी लिखना है, इसको सिंहासन छोड़ना पड़ा। तो पहली बार क्या देखने को मिला, पहली बार आपको देखने को मिला कि पावर जो है वो पीपल के पास आई, पीपल के पास आई। दिस मार्क द चेंज, मार्क द चेंज इन यूरोपियन हिस्ट्री। यूरोपियन हिस्ट्री में यहां से एक चेंज आया, एक बदलाव की लहर दौड़ गई, समझ में आया? और इसको कंक्लूड कर दो इसी तरह से कि दिस इज व्हाई French Revolution is considered as the first expression of nationalism, and after which many countries, मतलब the idea of nationalism जो है, तो this was taken away to various countries by the French revolutionaries। जो हमने आज पैराग्राफ जहां से शुरू किया कि French revolutionaries thought कि this is their duty to spread the idea of nationalism abroad, this is their duty to free different countries, different people from despotism। वो एक कंक्लूजन हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? ऐसे आंसर लिखना होंगे, जब फंसो तो ध्यान रखना मैंने क्या बताया तुम्हें, बन जाएगा। Why was there a mixed reaction? बताता हूं कि कुछ लोगों को तो अच्छा लगा कि नेपोलियन आया, मॉडर्न चेंजेस लाया, लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ कि नेपोलियन आया, मॉडर्न चेंजेस लाया और एक जोर से चाटा लगाया। क्यों? क्योंकि उसने उसकी पॉलिटिकल फ्रीडम छीन ली थी। पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल दैट केम इन वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम मोनार्क टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे एक लाइन में बता देंगे? ये क्वेश्चन देखो, बताओ कि क्वेश्चन किसके जैसा है, जल्दी। जब तक मैं पोल में जो लीडर बोर्ड आया उस लीडर बोर्ड का नाम पढ़ दे रहा हूं। शुद्धिका, ध्रुवी भारद्वाज, अंश, उमंग जायसवाल, लवदीप सिंह, गौरी, आदित्य कुमार, प्रजापति, प्राप्ति असावा, तन्मय मोदी और तोषराज सिंह, ये सभी बच्चे वो हैं जिनका विशाल मेगा मार्ट गार्ड की भर्ती में सिलेक्शन हुआ है। कांग्रेचुलेशंस। संदीप सुपरवाइजर बनेंगे विशाल मेगा मार्ट गार्ड की भर्ती के, ठीक है? बताओ जल्दी, अरे बता दो मुझे, मैं जो पूछ रहा हूं। सेम एज प्रीवियस, वेरी गुड। मणिकांत अशोक, वेरी नाइस वेरी नाइस, सेम एज प्रीवियस। सवाल बहरूपिया होता है का क्लासिकल एग्जांपल है ये, ठीक है? सेम एज प्रीवियस। पिछले सवाल का आंसर और इस सवाल का आंसर अगर सेम भी लिख दोगे ना, सिर्फ इंट्रो और कंक्लूजन में थोड़ा थोड़ा लाइनें बदल देना क्वेश्चन के हिसाब से। अगर तुम्हारा नंबर कोई काट ले तो दिगरा से मुंह से कटवा देंगे। आज थोड़ी सी कटवा के आए, मतलब आज क्योंकि शेविंग करवाई ना, तो इसके लिए। समझ में आया? पिछले वाले की तरह है। सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी कौन लिख रहा है इसमें? मार मार चमगादड़ बना दूंगा। सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी पूछा है कि जरा क्वेश्चन तो देखो। एंड द क्लास मत करे, बहुत मांगो बच्चे, खत्म करने वाले बस। कितने क्वेश्चन बचे? इतने। हाँ क्वेश्चन बचे, ये 2-3 क्वेश्चन देखो, सेम ही है, सेम ही बस हो रहा है, खत्म ही हो रहा है। अरे चले ना। How did the French Revolution spread the spirit of nationalism in Europe? Explain with the suitable argument। तो इसमें वही बताना है कि फ्रांस के, मतलब आज की क्लास जहां से शुरू करी थी वहां से, कि कैसे फ्रांस के लोगों ने आइडियाज को अलग अलग जगह स्प्रेड किया। आज की क्लास जहां से शुरू करी वाला पार्ट, ठीक है? एक्सप्लेन द मेन प्रोविजंस ऑफ द नेपोलियन कोड। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन लिख लोगे ना, मेन प्रोविजंस क्या थे तो 4-5 पॉइंट जो मार्क करवाए। फिर क्या? हाउ डिड नेपोलियन कोड एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल? एक्सप्लेन विद एग्जांपल। नेपोलियन कोड कैसे स्प्रेड किया गया? तो इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप बताना कि नेपोलियन आर्मी जहां गई, नेपोलियनिक आर्मी, ठीक है, चेंजेस को इंट्रोड्यूस करते चलेगी, वाला पार्ट। और एक सिविल कोड एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, सीक्रेट राइट टू प्रॉपर्टी इन फ्रांस।
नेम दी सिविल कोड ऑफ 1804 व्हिच एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इसको क्या कहा जाता था? नेपोलियनिक कोड। 2020 का क्वेश्चन, नेपोलियनिक कोड, इसे नेपोलियनिक कोड कहा जाता था, है ना। चलो खत्म करें, इसी बात पे आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। छुट्टी, कल साइंस का पीटी। यहां जाओ, फ्रेंच रेवोल्यूशनरी आइडियाज को स्प्रेड करते थे। मजा आया आज की क्लास में? कल मिलेंगे तो कल अपन पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला पार्ट। ठीक है, तो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला पार्ट कल अपन शुरू करेंगे कल से। क्लियर? ओके, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। ठीक है, कल 8 बजे मिलेंगे, तो कल थोड़ी क्लास लंबी रहेगी, 8 से 8:30 9:30 तक, तो मेंटली प्रिपेयर रहना उस चीज के लिए। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, जाओ, भाग, बाय बाय, गुड नाइट।